जय हिंद साथियों। बिहार डीएलएड का परीक्षा जो हुआ था पिछली बार 2023 में, यानी 11/6/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेट करा रहे हैं। मेरा 11 नंबर मेरा सेट है जो कि करा रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इसका आप लोग को बता दें, खान सर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो जो सब्सक्राइब प्लीज़ हम मेरे चैनल को कीजिए और इसको शेयर कीजिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो आप लोग को बता दें कि ओडोमीटर किसको बोला जाता है। गाड़ी में कभी देखोगे कि किलोमीटर बताता है। बहुत ज़्यादा गाड़ियों में, जैसे बाइक वाइक में देखोगे तो एलईडी दिया रहता है, उस पर किलोमीटर बताता है कि इतना किलोमीटर तय किया गया है दूरी। तो उसी को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। और ओडोमीटर कभी गाड़ी को क्या मापता है, तो कभी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर। तो हम लोग का ए नंबर ओडोमीटर आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। एलपीजी में तो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन, प्रोपेन, यानी इनमें से तीनों मौजूद होता है। प्रोपेन भी मौजूद होता है, आइसोब्यूटेन भी मौजूद रहता है और एन ब्यूटेन भी मौजूद रहता है एलपीजी गैस में। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तरंग लंबाई आमतौर पर व्यक्त की जाती है। तरंग को किसमें मापा जाता है। तो यह व्यक्त करने के लिए व्यक्त करो या उसको मापो। जैसे कि कोई है वस्तु को हम लोग केजी में मापते हैं, तो उसे क्या किए हैं, केजी में व्यक्त किए हैं। तो उसी प्रकार तरंग को आमतौर पर व्यक्त किया जाता है। तो आप लोग को बता दें कि ए नंबर यानी एंगस्ट्राम में तरंग को मापा जाता है। और एक एंगस्ट्राम बराबर, जिसको ए से सूचित किया जाता है, ए एंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर -10 होता है। और आगे बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि एम्पियर के रूप में, तो एम्पियर के रूप में क्या मापा जाता है। तो एम्पियर के रूप में कभी भी विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को मापा जाता है। और केंडला के यानी ज्योति तीव्रता को हम लोग केंडला के रूप में मापते हैं। और जितना भी, और डी नंबर कह रहा है कि जूल के रूप में, तो जितना भी ऊर्जा आएगा, जैसे गतिज ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ये सब को हम लोग जूल में मापते हैं। यानी इसका यूनिट हो गया, यानी व्यक्त करने की, इसमें व्यक्त की जाती है। तो हम लोग का आंसर जो हो गया है वो ए नंबर आंसर यानी एंगस्ट्राम हो गया है। तो अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जीवित जीवाश्म, तो आप लोग को साइकस होता है, साइकस को जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि सजीव जो हिटेकर थे, उस सजीव को 5 वर्गीकरण में विभक्त किए थे। उसी प्रकार से जीवित जीवाश्म को भी 5 कुछ वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से एक है साइकस है। तो साइकस के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन पर चलें। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई। सेल, अब बताइए सेल को मतलब किसमें सूचित किया जाता है, उसका इकाई क्या हो सकता है। तो सेल को हमेशा देखेंगे तो वोल्ट लिखा रहता है, इतना वोल्ट का है, इतना इथी है, माने लिखा रहता है बॉल पर चाहे। तो हम लोग वोल्ट के रूप में इसकी इकाई है। अगला कह रहा है ए नंबर मेरा हम लोग का ऑप्शन कह रहा है ओम। ओम का इकाई क्या हो सकता है,
यहाँ पर ऐसे मत कीजिएगा मेरे जैसे गलती। ओम का इकाई नहीं होता है, बल्कि ओम ही इकाई है। तो कूलोम ये आवेश का होता है। जो कूलोम होता है ये आवेश का कूलोम होता है। एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है इकाई। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर और आवेश का इकाई हो गया कूलोम। ओम किसका होता है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और हम थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोग को। ओम का होता है विद्युत इलेक्ट्रॉनिक का ओम होता है। विद्युत इलेक्ट्रॉन का ओम होता है। मानस अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस अभयारण्य तो असम में। मानस अभयारण्य कहाँ है? तो असम में मानस अभयारण्य स्थित है। और गुजरात में, ये नंबर ऑप्शन मेरा कह रहा है गुजरात में कौन से वन्य जीव अभयारण्य है? तो आप लोग को बता दें, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, बेलादार, बसंता और मेरीन ये तीन जो है गुजरात में है। और पंजाब में कौन राष्ट्रीय उद्यान है? तो पंजाब में हम लोग का राष्ट्रीय उद्यान लोहर वन्य जीव और वीर यशवंत और ओत्सो और वीर दुक्षांश, ये चार वन्य जीव अभयारण्य पंजाब में है। और बिहार में अलग अलग जिले में है। तो हम लोग बिहार के यानी पश्चिम चंपारण का अलग हो जाएगा। पश्चिम चंपारण के पीछे क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कि जो वीर पंछी है बिहार पश्चिम चंपारण में है, जिसको पंछी बिहार भी बोला जाता है। अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर के नीचे से ऊपर की उनका क्रम हो गया। मान लो कि कोई पात्र लिए हैं ऐसा कोई पात्र लिए हैं और मरकरी को डाले हैं। तो मरकरी का तो घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके चलते मरकरी यहाँ पर, मान लीजिए कि मरकरी है तो मरकरी यहाँ पर आ जाएगी। और फिर इसके ऊपर आप लोग कभी भी देखें, तेल जो होता है सबसे पानी के ऊपर होता है। तो मान लीजिए कि एक तेल है, पीला तेल है और बीच में क्या हो गया? तो आप लोग का पानी। तो ऑप्शन में यदि दिया है सबसे ऊपर है तेल है और फिर बीच में पानी है, फिर सबसे निचला तल यानी तल पर आ जाएगा तो हम लोग का मरकरी आ जाएगा। तो क्या दिया है? तो मरकरी दिया है, पानी है, तेल है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, उपरांत बीकर में नीचे से जाना है, हम लोग को नीचे से ऊपर जाना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे क्या है? हम लोग का निचला स्तर जो तल में है वो हम लोग का मरकरी है, तब पानी है, तब हम लोग का तेल है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा मरकरी, पानी और तेल, यानी डी नंबर हम लोग का आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यानी 53 नंबर क्वेश्चन पर जा रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑक्सीजन है जो कि वाष्पोत्सर्जन के दर को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑक्सीजन हम लोग का आंसर सही है। और हवा के वेग को प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रभावित करता है, प्रकाश की तीव्रता भी प्रभावित करता है वाष्पोत्सर्जन को, लेकिन ऑक्सीजन की दर प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। तो तत्व को हमको बताना है। पत्थर जो है, ए नंबर ऑप्शन जो है पत्थर है जो मिश्रण है, अनेक पदार्थों का मिश्रण है। पत्थर मिश्रण का बना ही रहता है। मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3
CO3 मार्बल का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान पर रखिएगा, जो कि एक यौगिक है। क्या है? यह एक यौगिक है, यौगिक है, यौगिक है। और धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन तब पर भी हम बता दे रहे हैं। मार्बल का हो गया CO3। धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O मार्बल का यानी धोवन सोडा का फॉर्मूला हो गया। तो धोवन सोडा क्या है? तो ये भी एक यौगिक है। धोवन सोडा क्या है? तो यह एक यौगिक है, तो हम लोग को तत्व बताना है। तो ऑप्शन नंबर बचा हम लोग का ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को सूचित क्या किसे किया जाता है? तो इसे C द्वारा सूचित किया जाता है, और यह एक तत्व है। ग्रेफाइट क्या है? यह एक तत्व है। तो हम लोग का आंसर जो हो गया डी नंबर, यानी ग्रेफाइट हम लोग का आंसर सही है। और निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति भारतीय मधुमक्खी नहीं है? तो जो एपिक्स है, जो भारतीय नहीं, ए नंबर जो है एपिक्स फ्लोरो, जो कि भारतीय मधुमक्खी की एक नस्ल है। और एपिस है वो एपिस सेरेना इंडिका, ये भी भारतीय मधुमक्खी का एक प्रजाति है। एपिस डोर्साटा ये भी है, लेकिन जो एपिस मलिफेरा है, यह भारतीय मधुमक्खी की नस्ल नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की मधुमक्खी का नस्ल है, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का नस्ल है, जो कि देश का नस्ल है, जो कि वहाँ पाया जाता है एपिक्स मेरिफेरा। तो हम लोग का बी नंबर आंसर सही है। अब शुद्ध पानी का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान कभी भी 7 होगा, क्योंकि उदासीन होता है, 7 होता है। और 7 से कम किसका पीएच मान होता है? 7 से कम। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और मैं भी बता दे रहा हूँ। एसिड जिसको अम्ल कहा जाता है, अम्ल का 7 से कम होता है। और क्षार का जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है पीएच मान। तो अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तार है जो हमेशा तार की पदार्थ की प्रकृति पर और आपको टेम्परेचर पर निर्भर करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। हम लोग का आंसर ये सही है, क्योंकि तार की पदार्थ की प्रकृति यदि टेम्परेचर भी रहता और कह के दिया रहता तो टेम्परेचर हम लोग का यही सही होगा। यानी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो तार की पदार्थ की प्रकृति पर और टेम्परेचर पर, दोनों पर निर्भर करता है। 8 दिए गए आरेख में नामांकित भाग का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर है, ए नंबर को हम लोग इसको का ऑप्शन दिया है एक्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, पूंछ। तो एक्रोसोम, तो ये तो हम लोग का एक्रोसोम हो गया, एक्रोसोम इसको कहा जाता है। एक्रोसोम या अग्रणी भाग भी इसको बोला जाता है। और जो ई है हम लोग का न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियस। और 3 नंबर है ई माइटोकॉन्ड्रिया है, और 4 नंबर जो है ये पूंछ है, पूंछ। तो यदि हम लोग का ऑप्शन में दिया है एक्रोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, तब पूछ दिया है, तो हम लोग का आंसर सही है। तो सी नंबर जो ऑप्शन में दिया है एक्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और पूछ, तो हम लोग का सी नंबर क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। 59 नंबर का क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण की दर
वो सर्वाधिक हैं। तो आप लोग देखे होंगे पेट्रोल लोग जो माने कुछ में रखते हैं, चाहे ऐसे पेट्रोल कभी गिर जाता है तो उस वाष्प जल्दी हो जाता है, वाष्पीकृत जल्दी हो जाता है और हवाओं में मिल जाता है। तो हम लोग का आंसर सही है, डी नंबर पेट्रोल है। इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? सबसे अधिक सक्रिय धातु, तो हम लोग का आप लोग को क्रम यहाँ पर लिख दिए हैं। क्रम रुबिडियम, तब पोटेशियम, फिर आपका आ जाएगा सोडियम, तब आएगा लास्ट में लिथियम। लिथियम का सबसे कम होता है इस इथी में। इस जो दिया गया है इसमें हम बता रहे हैं कि आगे रुबिडियम का सक्रिय धातु अधिक होगा, तब होगा हम लोग का पोटेशियम का होगा, तब हम लोग का सोडियम का होगा, तब लिथियम का होगा। तो हम लोग का आंसर सही है रुबिडियम, मैंने सबसे अधिक पूछ रहा है तो रुबिडियम हम लोग का आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन रिक्तियाँ के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ओजोन रिक्तियाँ जो हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि किससे निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग यूज करते हैं फ्रिज, उससे अगर हमेशा उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वह टेम्परेचर यानी रूम के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो ओजोन परत में रिक्तियाँ जो छिद्र हो जाती है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका से प्रोकैरियोटिक की कोशिका का सबसे उपयुक्त भेद है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सबसे यानी विभेद माने अंतर, उपयुक्त में भेद है यानी अंतर हम लोग को बताना है। तो डीएनए और नाभिक की कमी, ये तो भाई डीएनए और नाभिक की कमी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, तो ये तो मतलब कि दोनों में होता है। लेकिन जो बी नंबर कह रहा है कि डीएनए के चारों ओर नाभिक का आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों की अनुपस्थिति, तो यह हम लोग का यानी मुख्य इसका अंतर हो जाएगा कि डीएनए के चारों ओर नाभिक आवरण का अभाव और झिल्ली से बंधे हुए जीवों की अनुपस्थिति। तो हम लोग का प्रमुख पूछ रहा है, तो इसलिए बी नंबर आंसर सही है। कौन ऊतक संवहनी बंडल बनाते हैं? ऊतक संवहनी मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ऊतक जो संवहनी मतलब कि किसी आदान प्रदान, ट्रांसफर यानी किसी चीज़ को या कोई पदार्थ को ले जाने का काम करता हो दूसरे जगह, तो उसको हम लोग ऊतक संवहन कहते हैं। तो ऊतक संवहन में हम लोग का जाइलम जो है, पेड़ पौधे के अंदर जो जाइलम पाया जाता है, जाइलम, तो ये तो जल को ले जाता है, लेकिन जो फ्लोएम है यह जो भोज्य पदार्थ है वो पत्तियों तक, पौधे के पत्तियों तक या अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है, और जाइलम है जो जल को पहुंचाने का काम करता है। इसमें कहता है कॉमन ऊतक संवहन बंडल बनाते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम हम लोग का आंसर सही है। जाइलम और फ्लोएम हम लोग का आंसर सही है, यानी डी नंबर हम लोग का आंसर सही है। जाइलम एवं फ्लोएम आंसर सही है। एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो, मुक्त रूप से गिर रहा हो, तो हम मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा आधी ऊंचाई यानी h/2 यानी आधी ऊंचाई तक गिर गया हो, आया हो, तो उसका स्थिति ऊर्जा आधा होगा और गतिज ऊर्जा भी आधा होगा। तो हम लोग का सी नंबर आंसर सही है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका सेल का नियंत्रण केंद्र मतलब नियंत्रण कौन करता है? तो सेल का नियंत्रण केंद्र नाभिक करता है, नाभिक करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऊर्जा बनता है, जो कि ऊर्जा का केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस
न्यूक्लियस जो कि उसको उसका नाम है, केंद्रक का नाम है न्यूक्लियस। राइबोसोम जो कि जो जैसे कि एकत्रित हो गया वह कुछ सेल की बनी होती है, तो उसका विभाजन में राइबोसोम का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो नाभिक हम लोग का आंसर सही है। अब कह रहा है, अब चलते हैं सामाजिक अध्ययन में। कह रहा है 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में तो लोकसभा में नहीं होगा, विधानसभा में नहीं होगा, ये दोनों आ जाएंगे विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल में पंचायती राज संस्थान में। तो यह सी सही है, क्योंकि पंचायती राज में 1973 संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण जोड़ा गया था, लेकिन इसको लागू जब कब किया गया था तो कभी कभी पूछ देता है कि महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था को पंचायती राज में लागू कब किया गया था? और तो लागू हुआ था 1993 में, 1993 में लागू हुआ था, लेकिन ऐड कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन लिख देते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसमें ऐड हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 1993 में हम लोग को लागू हुआ था। हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन हम लोग का सही है। एस्ट्रोलेब क्या है? तापमान बतलाता है, दूरी बतलाता है, मौसम बतलाता है, तो अक्षांश बतलाने वाला यंत्र है। तो हम लोग का अक्षांश बताने वाला यंत्र है। तो यंत्र यहाँ पर लिख देते हैं, यंत्र है एस्ट्रोसोम। तो हम लोग का डी नंबर आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन है? लौह अयस्क, तो हम लोग का आप लोग को बता दें कि झारखंड में भी लौह अयस्क उत्पन्न होता है, कर्नाटक में भी उत्पन्न होता है। यहाँ पर थोड़ा इसको सुधार दें, यदि मध्य प्रदेश ना करके यहाँ पर उड़ीसा कर दें, तो यहाँ पर भी लौह अयस्क का उत्पादन है। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का, कह रहा है प्रमुख उत्पादन हम लोग का छत्तीसगढ़ हो जाएगा। प्रमुख उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। और यह कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ के राजहरा के दुर्ग में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होता है? तो हम भारत के लोग। प्रस्तावना से सर्वप्रथम वर्ड है हम भारत का लोग, यानी हम भारत के लोग, यानी भारत में रहने वाली जनता। कुश्का नदी जो बिहार की शोक नदी है, कुश्का नदी है जो कि बिहार की शोक नदी है, उसका उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम स्थल नेपाल हो जाएगा। नेपाल। अब चीन का जो शोक नदी होता है हुंगहो को कहा जाता है। भारत के शोक नदी कर्मनाशा को कहा जाता है, और बांग्लादेश की शोक नदी दामोदर नदी को बोला जाता है। बांग्लादेश का शोक नदी। हम लोग का आंसर हो गया, ये नेपाल हो गया। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय पूछ रहा है, तो नवीकरणीय किसको कहा जाता है? तो जिससे ऊर्जा का क्षय ना हो, ऊर्जा तो कभी क्षय ना होता है, लेकिन प्रदूषित ना करे, किसी यानी वायुमंडल को प्रदूषित ना करें, तो उसको हम लोग, यानी जितना भी प्रकृति से जो ऊर्जा संसाधन होगा, प्रकृति से जो, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, तो प्रकृति से हम लोग को प्राप्त हो रहा है सौर ऊर्जा, जिसका क्षय ना होता है, किसी ना किसी में ट्रांसफर हो जाता है। कोयला हो गया, तो कोयला के तो क्षय होता है, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद उसका फिर यूज ना हो पाता है। तेल है, गैस है, इस सब का क्षय होता है। और जीवाश्म ईंधन का भी क्षय होता है, जिसे जीवाश्म ईंधन कोयला को कहा जाता है।
जीवाश्म ईंधन किसको कहा जाता है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला को कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन कोयला आ गया, यानी कोयला क्षय होता है, लेकिन सौर ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तो हम नवीकरणीय जो हो गया, हम लोग का आंसर हो गया सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो आप लोग को बता दें, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है पूरे देश में, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ को विस्तारित रूप से लिखा गया है भारत के संविधान के लिए। इसलिए भाई लोग संविधान को मानो, संविधान को जानो और संविधान के अनुसार ही चलो। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी की 7 होती है। अस्थायी जो होता है सदस्य 7 होता है, और 5 है जो कि अस्थायी होता है। अस्थायी 5 होता है, 5 अस्थायी होता है और 10 अस्थायी होता है। अस्थायी तो हम लोग का जो है आंसर, हम लोग का केवल अस्थायी पूछ रहा है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा इस आंसर, सॉरी बी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का ए 10। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी हैं? तो अगर यदि कुल पूछ दें कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कुल सदस्यों की संख्या हम लोग को 15 हो जाएगी, कुल सदस्यों की संख्या। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 का कह रहा है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो नागरिकों को, जो देशवासी हैं, उनकी गरिमा को वृद्धि करना, यही लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है। तो हम लोग का बी नंबर आंसर सही है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन का गठन यदि पूछ दे आप लोग को नवंबर, यदि गठन पूछ दे तो नवंबर 1927 को हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष जो थे वो सर साइमन थे, सर साइमन इसका अध्यक्ष था, सर साइमन जो कि अंग्रेज था। और कह रहे हैं कि किस वर्ष भारत में आया था? तो भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। तो हम लोग का आंसर ए नंबर सही है। त्रिगुट समझौता में शामिल थे। त्रिगुट 1982 में नहीं, 1882 में जर्मनी ने अपने देश के हित में सुरक्षा करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रिया और इटली के भी साथ गुप्त एक समझौता किया था, जो कि त्रिगुट समझौता कहा जाता है। यह जर्मनी और ऑस्ट्रिया और इटली तीनों एक साथ मिलकर त्रिगुट समझौता किए थे। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहा जाता है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आप लोग को बता दें कि इसका स्थापना जनवरी 1998 में हुआ था। कब हुआ था? तो जनवरी 1998 में। इसका नाम उस समय था, इसका नाम उस समय था गेट कहा जाता था। WTO को गेट कहा जाता था। इसका स्थापना जनवरी 1998 को हुआ था। तो जनवरी 1998 को हुआ था, यानी हम लोग का आंसर ए नंबर सही है। लेकिन WTO कब बना? तो WTO इसका नाम पड़ा तो 1900 सॉरी हमको याद नहीं है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा कमेंट में लिखिएगा। WTO का जो नाम चेंज हुआ था कब हुआ था। और आपको बता दें इसका जो हेड क्वार्टर है, जिसको हम लोग मुख्यालय कहते हैं, वह जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में
स्विट्जरलैंड में। तो हम लोग का आंसर हो गया 1998। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन कह दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो ये अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाया जाता है। तो आप लोग देखे होंगे देहात में किसान भाई लोग रोटेशन यानी जब धान को बोया जाता है लास्ट में जब काटने का समय होता है तो यानी रबी और खरीफ, तो ये हम लोग का सही हो गया। ये हम लोग का सही है क्योंकि रबी और खरीफ दोनों में माने रोटेशनल उगाया जाता है। जब काटा जाता है तो उसके पहले ही दलहनों को बीग दिया जाता है खेतों में। और दलहन जो एक है जो कि फलीदार फसलें हैं। तो दलहन एक हो गया फलीदार, लेकिन है क्या कह रहा है कि दालों को गहन सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता होती है। गहन सिंचाई मतलब होता है कि ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है दालों को, तो नहीं, कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग का गलती पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो हम लोग का बी नंबर आंसर सही है कि दालों को गहन सिंचाई की सुविधा आवश्यकता होती है। और 79 क्वेश्चन कर रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीक सहायता दी जाती थी। तो वर्ष 1992 हम लोग का आंसर है, सही है, क्योंकि वर्ष 1992 में सरकार द्वारा पादप और उद्यानों वित्तीय और तकनीक की सहायता दी जाने लगी थी। आगे चलते 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पक्की सड़कों की संख्या दृष्टि से लंबाई की दृष्टि से पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा कि लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर, तो लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर ये नंबर आंसर यानी हम लोग का महाराष्ट्र आंसर हो गया। इसकी कुल लंबाई 49, 53 और 62 है किलोमीटर है। 49, 53, 62 यानी 49 में 4 जोड़ दीजिए 53 और 53 में 9 जोड़ दीजिए 62। यदि कभी पूछ देता है, खासकर बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें डायरेक्ट जो होता है संख्यावाची ही पूछ दिया जाता है, जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल इस सब का। वैसे ही इसका जो लंबाई हो गया 49, 53, 62 आंसर सही है। तो गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा की आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। तो कच्छ में, जो कच्छ है तो वहाँ पर गुजरात के जो कच्छ में सौर ऊर्जा आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है। और कहा है बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत। अब आप 82 नंबर क्वेश्चन कर वे संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो हम लोग का डी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। हम लोग का 82 नंबर क्वेश्चन था, अब 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बक्सर विद्रोह में किसकी भूमिका, बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो बस्तर युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो बस्तर युद्ध आपको बता दें कि राजवाड़ा, मध्य भारत में के राजवाड़ा में बस्तर युद्ध हुआ था और 1910 में हुआ था। 1900 बस्तर युद्ध कभी पूछ देगा कि बस्तर विद्रोह कब किया गया था। तो 1910 में किया गया था और गुणाधुर इनका नेतृत्व किए थे। मंगल पांडे आंसर हम लोग का सी सही है। और मंगल पांडे
मंगल पांडे किस विद्रोह से थे? तो आप लोग को बता दें 1857 के क्रांति में जिसको फांसी दे दी गई यानी 1800 क्रांति के विद्रोह में मंगल पांडे मतलब भूमिका प्रमुख थे उनका। शिबू सोरेन और जतरा भगत। अब जतरा भगत एगो आदिवासी नेता थे जो ओराव जनजाति के आदिवासी नेता थे जतरा भगत। शिबू सोरेन जो झारखंड के जो मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष थे। झारखंड में जो मुक्ति मोर्चा चला था उसका अध्यक्ष थे शिबू सोरेन। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 84 भूटान में औसतन वार्षिक वर्षा माने एक साल में औसतन वर्षा वहाँ पर कितना सेंटीमीटर तक होती है? तो 19 यानी 191.6 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है भूटान में। भारत में प्रथम आपात कब लगाया गया था? तो 1962 में जब चीन के साथ युद्ध होने की संभावना थी, उस समय संभावना का थी मतलब हो ही गया था, तो उस समय हम लोग का आपातकाल लगा था फर्स्ट बार लगा था। और 1965 में नहीं लगा था, 1971 में लगा था। 1971 में जो द्वितीय फर्स्ट आपात था सेकेंड, वह 1971 में लगा था। क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध में भाई लोग, भारत और पाकिस्तान के जब युद्ध हुआ था, यानी बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उस समय 90,000 सैनिकों को हम यानी भारत के सैनिक 90,000 पाकिस्तानियों को घुटना पर ला दिया था। उसी को 1971 में उसी समय अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होने की स्थिति आ गई थी। उसी समय सेकेंड जो था, सेकेंड आपातकाल लगा था। और जो थर्ड आपातकाल लगा था, थर्ड आपातकाल 1975 में लगा था। 1975 में जो था थर्ड आपातकाल लगा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहे जी प्रथम पूछ दिया तो थर्ड भी पूछ सकता है। तो 1975 में थर्ड लगा था। 21 के माने किसके अनुसार लगा था, माने क्या कारण थे इसको लगाने के लिए तृतीय आपातकाल? तो हम लोग का कारण था आंतरिक अशांति के कारण था। माने जो देश के अंदर अशांति यानी लड़ाई ये सब होती है उसको अशांति बोलते हैं। तो आंतरिक अशांति के कारण थर्ड आपातकाल लगाया गया था। तो हम लोग का आंसर 1962 है, फर्स्ट पूछ रहा है तो हम लोग का 1962 यानी सी नंबर आंसर, सी ऑप्शन सही है। अब तरकीब क्वेश्चन में जाते हैं। तरकीब क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर को दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 5 गुना 2 में 1 जोड़िए तो 11 हो जाएगा। 11 गुना 2 22 हो गया, यानी 3 जोड़िए, यानी यहाँ पर 1 जोड़ रहा है, यहाँ पर 2 जोड़ रहा है, तो 3 जोड़ रहा है, यानी 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो हम लोग का 25 दूनी 50 में फिर यहाँ पर 2 का बढ़ोतरी हुआ, 25 दूनी 50 यानी 2 का बढ़ोतरी हुआ तो 5 ऐड हुआ, फिर हो गया आपका 2 का बढ़ोतरी हुआ यानी 5 2 7 हो गया, 7 फिर 2 का बढ़ोतरी होगा तो 9, तो 117 दूनी का होता है तो 234 होता है। 117 दूनी 234 होता है और उसमें 9 ऐड कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर, 243 आंसर डी नंबर सही है। 47 का है एक अफवाह को एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। कह रहा है एक अफवाह है
एक अफवाह को 2 व्यक्ति तक पहुंचाने में तो दूगो व्यक्ति तक अफवाह जाएगा, एगो पहुंचाएगा, तो यानी 3 गो हो गया। माने 3 व्यक्ति तक अफवाह पहुंचाने में 5 मिनट का समय लग रहा है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्ति तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है, तो अफवाह का फैलाना जारी है, तो पता लगाएं कि 729 लोगों तक अफवाह फैलाने में कितने समय लगेंगे। तो आप लोग इसको जो 3 है, तो 3 का क्यू कीजिए, माने कैसे करके 729 लाना है, तो क्यू का 6 कीजिएगा, यानी 3 का 6 यानी पावर 6 कीजिएगा, तो हम लोग का 729 आ जाएगा। 729 आ जाएगा। इसमें 5-5 मिनट का वृद्धि हो रहा है 3-3 गो पर, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे तो 30 मिनट हम लोग का आंसर सही है। तो यानी हम लोग का आंसर जो है 30 मिनट यदि दिया है सी नंबर ऑप्शन पर, तो 30 मिनट हम लोग का आंसर सही है। ABCDE और F एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बना दें, यहाँ पर ABCDEF यानी वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर कितने हैं, तो 2 2 4 यानी 6 व्यक्ति हैं जो कि एक वृत्त पर बैठे हैं और केंद्र यानी सेंटर की ओर मुंह करके। तो कह रहा है कि बी है जो डी के निकटतम पड़ोसी हैं। बी है जो डी के निकटतम पड़ोसी है। अब दाएं बाएं नहीं कह रहा है, इसीलिए हम इसको दाएं भी रख सकते हैं, बाएं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार आगे देखा जाएगा कि और क्या कहना चाह रहा है, यानी दोनों ओर हो सकता है। बी है जो डी के निकटतम पड़ोसी है, सी है जो ए के निकटतम पड़ोसी है, सी है जो ए के निकटतम पड़ोसी है, सी है जो ए के निकटतम पड़ोसी है, या इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, क्योंकि दाएं बाएं नहीं कह रहा है। तो सी है जो ए का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो ए है वो एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए बी के ठीक बाईं ओर है। ए है जो बी के ठीक बाईं ओर, तो यानी ठीक बाईं ओर है। तो डी यहाँ पर जब बाईं ओर इसको लाना है, तो डी को यहाँ से हटाना पड़ेगा और ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी ठीक बाईं ओर आ गया है ए ठीक बाईं ओर है। तो ई की स्थिति क्या है, ई की स्थिति तो 2 2 4 गो हो ही गई है। एफ है जो निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन एफ है। सी ए का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन एफ निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी है जो ए का पड़ोसी निकटतम है, लेकिन पड़ोसी है, लेकिन एफ नहीं है सी के निकटतम पड़ोसी, तो एफ यहाँ पर आ गया। तो अब कह रहा है कि ई की स्थिति क्या होगी, तो ई की स्थिति यानी ई यहाँ पर हो जाएगा। ई की स्थिति क्या होगी, तो क्वेश्चन में कह रहा है एफ के ठीक बाईं ओर, डी के ठीक दाएं ओर दूसरा स्थान, एफ के ठीक दाएं ओर ए और बी के बीच में ई का, तो ई को यहाँ पर रखाएगा, यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन से हैबे ना किया है और इसको रखने के लिए कोई स्थिति भी नहीं दिया है, तो ई को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो एफ के ठीक बाईं ओर यदि ऑप्शन में है एफ के ठीक बाईं ओर, तो हम लोग का आंसर ए सही है, ए का ठीक बाईं ओर है ई। ऐसे व्यक्ति की संख्या कितनी है जो कोई खेल नहीं खेल रहा है, जिसकी मैंने कोई खेल नहीं खेल रहा है उसका बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो 25 में है, 25 गो में तो 16 गो खेल रहा है, क्रिकेट टेनिस दोनों खेल रहा है। कह रहा है कि जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। अब 22 गो है जो कि
टेनिस खेलने वाले हैं लेकिन क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक, तो हम लोग का खेलने वालों की संख्या कितना हो गया? खेलने वालों की संख्या यानी 9 इसमें से और 9 उसमें से और 6 इसमें से, तो हम लोग का 15 आंसर है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलती लग रहा है हमको, क्योंकि सूरह तो खेल ही रहे हैं, तो कितना बचा? 15। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन गलती, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि जो कोई खेल नहीं रहा है, तो यहाँ पर होगा कि क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या होगा। यहाँ पर क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले की संख्या होगा वहाँ पर, तब हम लोग का 15 आंसर है। 15 आंसर इसका दे रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा हमको क्वेश्चन डाउट लग रहा है, तो आप लोग बनाकर आप कमेंट कीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति से लुप्त है। लुप्त संख्या को, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, उसे ही 5 का स्क्वायर हम लोग का 25 हो गया, तो 1 का स्क्वायर हम लोग का 1 आंसर सही, यानी डी नंबर आंसर हम लोग का सही है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर की बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अक्षर क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर की बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा? 13वां अक्षर पूछ रहा है, क्या होगा? तो अक्षर ज्ञात करना है, तो 13वां अक्षर कह रहा है, तीसरा अक्षर के बाईं ओर यानी 3 जुड़ जाएगा। 16वां अक्षर हम लोग का 16वां अक्षर पी आंसर हम लोग का सही है। पी आंसर यानी ए नंबर आंसर हम लोग का सही है। मनोज और सचिन 31 छात्रों के एक कक्षा में ऊपर से क्रम 7वां है। 31 छात्र में ऊपर से क्रम है जो कि 7वां है, +1 हो जाएगा। हम बताएं आपसे कि संख्या ज्ञात करने के लिए +1 हो जाता है, और जितना उसका हो जिस स्थान पर है वह माइनस हो जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका 32 में से 7 गया तो 25, या कर प्लस में ऐड होगा, और 11 स्थान पर है, तो यानी 31 माइनस 11 प्लस 1 यानी 32 में से 11 घटा दीजिए, तो आपका 32 में से कह रहा है ना, यानी 21, 25 21 जिस ऑप्शन हम लोग का सही है, डी नंबर आंसर हम लोग का सही है। अनुक्रम के अलावा इतना 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 तो इतना बताइए आप लोग, बहुत ज़्यादा टाइम ओवर हो जा रहा है। 02 002 006 36 18, यानी देखिए यहाँ पर 3 का गुना हो रहा है, 3 दूना 6 36 18, तो 18 3 54, तो 0.00054, यानी हम लोग का सी नंबर आंसर सही है। सी नंबर आंसर सही है। 94 नंबर क्वेश्चन, इस श्रृंखला को देखें और 8 22 8 28, तो 8 8 तो रिपीट होता जा रहा है, तो 8 को छोड़िए, आज जो नहीं रिपीट हो रहा है उसको हम लोग करते हैं। 22 में 6 जोड़िएगा 28 होगा, और 28 में 6 जोड़िएगा 34 होगा, तो हम लोग का डी नंबर सही है 34। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। नमोनिया कहाँ होता है? तो फेफड़ा में होता है। तो मोतियाबिंद कहाँ होता है? तो यह एक आँख का रोग है, मोतियाबिंद, जिसमें कहीं की माने दूर की या निकट की कहीं की भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। इस मोतियाबिंद में लेंस का यूज किया जाता है, डिफोकल लेंस का यूज किया जाता है। तो धन्यवाद आप लोग को जुड़े रहने और देखने के लिए मेरे वीडियो। धन्यवाद।